हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। जैसा कि हम क्लास 8th की ज्योग्राफी कर रहे थे, आज उसका सेकेंड चैप्टर है। उसमें हम देखेंगे लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इनको डील किया है इस चैप्टर में। ठीक है, देखो अलग अलग जगह, देखो अपन ने 5 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो आप वर्ल्ड मैप का मेरा वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे कॉन्टिनेंट्स और सारे ओशियानिक कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात की है। ठीक है, लैंड कॉन्टिनेंट्स और ओशियानिक कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात की है। देखो हर जगह क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है और उस क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हमें अलग अलग तरीके के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, साथ ही अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लैंड। ठीक है, लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, लेकिन ये अर्थ का 30% सिर्फ और सिर्फ, देखो ये पूरा का पूरा अर्थ है ना, तो अर्थ का सिर्फ 30%, सिर्फ इतना पार्ट जो है वो लैंड एरिया है, बाकी का इतना पार्ट जो है वो वाटर है। ठीक है, इतना पार्ट सिर्फ और सिर्फ लैंड है। और ये ऐसा नहीं है कि प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे आपको अनइवन सरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ ए देयर स्मॉलर परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। ठीक है, और कम से कम आज की डेट में 7 बिलियन लोग हैं, वो भी इस लैंड में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मेनली वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट, rugged topography, steep slope of the mountain, low lying area sustainable to the water। ठीक है, अब ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे लोग नहीं रह पाते हैं, माउंटेन्स होता है, माउंटेन्स में कैसे रहें। ठीक है, प्लेटू है, कुछ ऐसे एरियाज हैं कि मान लीजिए माउंटेन और एकदम से डीप है, तो स्लोपी एरिया में कैसे रहें। ठीक है, तो ये सारी एक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो नहीं है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। 90% लोग कहाँ पे रहते हैं? लैंड में रहते हैं। ठीक है, और कितने लैंड में? 30% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया में रहते हैं। रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। देखिए अब यहाँ पे लैंड एरियाज़ के बारे में बताया, जैसे माउंटेन है, क्या कहते हैं, स्लोपी एरिया है, डेजर्ट एरिया है, थिक फॉरेस्ट एरिया। इस ऐसी जगहों पे कैसे इंसान कैसे रहे? तो यहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड मिलता है और अनहैबिटेड प्लेन मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेटेड होते हैं वो एरिया है प्लेन। ठीक है, रिवर वैलीज़ के बैंक में रहना, यहाँ पे आपको पॉपुलेटेड एरियाज़ मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये सुटेबल लैंड होता है एग्रीकल्चर के लिए और रहने के लिए भी। ये देखिए इस तरीके से डेंसली पॉपुलेटेड होता है। ये देखिए ये रिवर है, रिवर के आई साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लेन्स है, और प्लेन्स की वजह से ये देखिए पॉपुलेशन बहुत हाईली आपको दिखेगी। अब देखिए लैंड यूज़ के बारे में यहाँ पे चीज़ें बताया है। लैंड इज़ ए यूज फॉर ए डिफरेंट पर्पज़, बहुत डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कौन कौन से? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब हर चीज़ के लिए ना लैंड की ज़रूरत है। ठीक है, आपको यदि कुछ भी करना है, यहाँ से लेकर आपको यदि यूएसए तक भी जाना है, माना कि वाटर से जाया जा सकता है, एयर से जाया जा सकता है, फिर भी एयर को लैंड कराने के लिए आपको लैंड की ज़रूरत है। क्या कहते हैं, शिप को लैंड कराने के लिए आपको लैंड की ज़रूरत है। मतलब कोई भी काम करने के लिए आपको लैंड की ज़रूरत तो है। ठीक है, तो कॉमनली टर्म कर दिया गया है लैंड यूज़। ठीक है, द फिजिकल फैक्टर्स सच एज ए टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ ए वाटर, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कि कहाँ पे कैसे होगा। जैसे कनाडा में आप देखेंगे कि -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, वहीं पे आप तमिलनाडु में देखेंगे कि यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही टेम्परेचर नहीं उठ पाता है। ठीक है, इससे कम ही नहीं जा पाता है। तो ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं।
human factors such as a population and technology also important to determine the land of use pattern। अब देखो, आप यदि किसी गांव में रहते होगे तो आप देखोगे कि इस तरीके की आपको पॉपुलेशन देखने को मिलती है, लेकिन वहीं आप मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली बॉम्बे में रहते होगे तो एक बड़ी सी बिल्डिंग होती होगी जिसमें हर फ्लोर में एक कोई ना कोई क्या कहते हैं फ्लैट्स में लोग रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सभी को रहने के लिए एक ये सिस्टम बनाया गया है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी जिसमें फ्लैट बने होंगे और सब रहेंगे, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और पॉपुलेशन के साथ क्या कहते हैं चीज़ें मैनेज की गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ क्या लिखी हुई है, लैंड कैन ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे लैंड का यूज़ किया गया है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड, ठीक है। प्राइवेट लैंड कौन से होते हैं, प्राइवेट लैंड जो प्राइवेटली किसी इंसान के पास उसका ओनरशिप है, जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें उसकी उस लैंड का अधिकार यदि आपके पापा के पास है तो वो प्राइवेटली ओन कौन कर रहा है, आपके पिताजी कर रहे हैं। इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल, किसी एक इंसान के द्वारा यदि ओन किया जा रहा है तो वो क्या हुआ, क्या कहते हैं, प्राइवेट लैंड। फिर आता है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड मीन्स कॉमन पीपल के द्वारा ओन किया जाता है, उसे बोला जाता है कम्युनिटी लैंड। जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, रोड, हॉस्पिटल्स, ये सारी जो जगह होती हैं वो कम्युनिटी लैंड होती हैं, ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर द कॉमन यूज़, ठीक है। लाइक फॉडर, फ्रूट, नट्स, मेडिकल हब्स, ये सारी जगह जो होती हैं वो कम्युनिटी लैंड्स होती हैं जहाँ पे कॉमन पीपल का क्या कहते हैं, कॉमन पीपल का हक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, पीपल एंड देयर डिमांड एवर ग्रोइंग बट द एबिलिटी लैंड इज़ लिमिटेड। देखो, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं लेकिन वो लैंड तो लिमिटेड है ना, लेकिन फिर भी पीपल उसे कमर्शियल एरिया, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारे उसमें बांट देता है, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड्स, ठीक है, रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एरियाज़ में कमर्शियल और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से ये बांटता है, ठीक है। उसके बाद लैंड में हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कौन कौन सी, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है एनवायरनमेंट में। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। ये देखिए एग्रीकल्चर, ये बीच में कंस्ट्रक्शन भी आप देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये अर्बन एरियाज़ हैं, देखिए इस तरीके से देखने को मिलता है। अब हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हमने इतनी प्रॉब्लम, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, ये सब हमने पढ़ लिया कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमें लैंड में देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे कि कंजर्व ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। हैड क्रिएटेड फियर ऑफ ए लूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, जिस तरीके से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है और उसी के साथ हमारी जो डिमांड बढ़ रही है, तो उससे हो क्या रहा है कि जो फॉरेस्ट कवर है ना उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं, हम अपने रहने के लिए, जगह बनाने के लिए हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, अपना खाना प्रोड्यूस करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अरेबल लैंड, कई बार तो ऐसा होता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड्स होती हैं ना उसी के ऊपर बिल्डिंग्स बना दी जाती है, तो वो सारी दिक्कतें क्रिएट हो रही है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। उसी के साथ जो प्रेजेंट रेट ऑफ ए डिग्रेडेशन ऑफ ए लैंड मस्ट बी चेक, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, एफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, लैंड रिक्लेमेशन हो रहा है, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ ए केमिकल पेस्टिसाइड ये हो रहा है, फर्टिलाइज़र, चेक ऑन द ओवरगेजिंग, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं। एग्रीकल्चर में भी इतनी ज़्यादा ओवरगेजिंग कर दे रहे हैं कि वो चीज़ अफेक्ट कर रही हैं। हमने क्लास 7th में ये वर्ड पढ़ा था वेदरिंग, होपफुली आपको याद होगा कि वेदरिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक। देखिए रॉक होता है, ठीक है,
टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये क्रैक होता है, ठीक है, इसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं। आप कभी भी कोई पत्थर उठा के देखिएगा, बहुत पुराना पत्थर होगा तो उसमें हल्के हल्के क्रैक्स डेवलप होने लग जाएंगे। किसकी वजह से? टेम्परेचर चेंज की वजह से, फ्रोस्ट एक्शन की वजह से, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन एक्टिविटी, किसी भी चीज़ की वजह से। तो इनकी ये ना डिकेड होते हैं, मतलब क्या होता है, टूटते हैं, ठीक है, दैट इज़ वेदरिंग, ठीक है। अब ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ हम सबकी बात कर रहे हैं, लैंड लैंड लैंड। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज नोन एज ए सॉइल, ठीक है। तो लैंड का, ये मान लीजिए ये लैंड है और लैंड का सबसे ऊपरी लेयर के बारे में मैं बात करूं तो वो सॉइल है जिसके ऊपर हम फॉर्म करते हैं। ये वो फर्टाइल है तो वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होगा, ये नॉन फर्टाइल है तो उसको हम अकॉर्डिंग टू आवर यूज़ के हिसाब से यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सॉइल। सॉइल जो है वो थिन लेयर ऑफ ए ग्रेनरी सब्सटेंस, ठीक है, ग्रेनरी सब्सटेंस की थिन लेयर कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सॉइल, उसको सॉइल बोला जाता है। क्लोजली लिंक टू द लैंड, ठीक है। लैंड फॉर्म से डिटरमाइन टाइप्स ऑफ सॉइल। अब ये टाइप्स ऑफ सॉइल होता है, ये चीज़ आपको समझ में आई कि सरफेस की जो अपर लेयर होती है ना, इसी को सॉइल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं सॉइल किससे बना हुआ होता है। तो सॉइल जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक से बना हुआ होता है। और वेदर्ड रॉक क्या है? वही है जो वेदरिंग प्रोसेस से जो रॉक फॉर्म होते हैं, दैट इज़ वेदर रॉक। तो सॉइल किससे बनता है? ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल और वेदर रॉक से बनता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कोई भी सॉइल कितनी फर्टाइल है, उसमें जो मिक्सचर हो रहा है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। यदि एडुकेट अमाउंट पे मिक्स हो रहे हैं मिनरल्स और क्या कहते हैं उसके ऑर्गेनिक मैटर्स, तो वो सॉइल को फर्टाइल बनाएंगे, ठीक है। अब आता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड हमने, आप रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये सुन रहे होंगे कि लैंडस्लाइड आ रही है, ठीक है। उत्तराखंड और क्या कहते हैं ये हिमालय वाले रीजन पे आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड। ये लैंडस्लाइड होता क्या है? मास मूवमेंट ऑफ द रॉक्स एंड डेब्रिस ऑफ द अर्थ डाउन स्लोप। अब देखिए ये ऐसा स्लोप होता है और यहाँ पे रॉक्स हैं और डेब्रीज हैं, वो एकदम से फिसलने लग जाते हैं, ठीक है। जब एकदम से फिसलने लग जाते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है लैंड स्लाइड बोला जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ का होने के पीछे रीज़न क्या होता है? इस चीज़ के पीछे होने के रीज़न कई है। या तो अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड हो सकता है, वॉल्केनो हो सकता है, इवन ह्यूमन के द्वारा इंटरफेयर करना स्लोप पे, वो भी एक रीज़न होता है। जैसे हम रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन करते करते और किसी रॉक पे ऐसा टक्कर लग गया कि वो रॉक जो है वो स्लोप से नीचे चले जाने लग गया, तो वो एकदम से लैंडस्लाइड भी ला सकता है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न होते हैं। कहाँ पे मेनली देखने को मिलता है? तो आप ये हिमालय रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल ऐसी जगहों पे आप देखने को ज़्यादा मिलेगा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले में, ठीक है। तो ये लैंडस्लाइड में हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लैंडस्लाइड को रोका जा सके, ठीक है। ये साइंटिफिक टेक्निक है टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर कॉज द लैंडस्लाइड। सबसे पहले तो ये समझो कि लैंडस्लाइड आता क्या है, हाउ मैनेज देम एंड सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ द लैंडस्लाइड एज फॉलोज। पहला है हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू द लैंडस्लाइड, हैंस सच एरिया अवॉइड टू बिल्डिंग सेटलमेंट। वो एरिया पहले बनाओ, मेज़र करो कि कहाँ पे लैंडस्लाइड आ सकता है, और यदि वहाँ पे आ सकता है तो वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट तो आप बिल्कुल मत करो, ठीक है। बिल्डिंग्स तो बिल्कुल मत बनने दो, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे रोक दो, रिटेंशन ऑफ वॉल टू स्टॉप फ्रॉम द स्लिपिंग, ठीक है। मान लीजिए इस स्लोप पे
क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड आने का खतरा है, तो इसका यूज़ करके कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इस स्लोप का यूज़ करके कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इंक्रीज इन ए वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट द लैंडस्लाइड, और इस स्लोप में इतना ज़्यादा वेजिटेशन कर दो कि जो वेजिटेशन से होता क्या है कि हम जब प्लांट्स लगाते हैं ना, तो प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं ना, वो सॉइल को और डेब्रिस को कैप्चर कर लेते हैं, जिससे वो ना फिसल नहीं पाते हैं, तो वो लैंडस्लाइड को रोकते हैं। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ए लैंडस्लाइड अलोंग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। ठीक है, जो ड्रेनेज कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल करना चाहिए इन लैंडस्लाइड्स एरिया में। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो हम लैंडस्लाइड को रोकने के लिए कर सकते हैं, ये मिटिगेशन है। ठीक है, और इसी तरीके से हर प्रॉब्लम का मिटिगेशन होता है। अब आते हैं हम सॉइल की बात पे। सॉइल की हमने 2 चीज़ें पढ़ी। सॉइल किससे बनता है, मिनरल से बनता है और वेदरिंग प्रोसेस से बनता है, ऑर्गेनिक मैटर से और मिनरल से बनता है। ठीक है, अब ये चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा। ये मान लीजिए सॉइल है, जिसके ऊपर ये ग्रास लगा रहता है ना, इसको बोला जाता है टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। ठीक है, और ये एरिया जो टॉप सॉइल के जस्ट नीचे होता है, इसे सब सॉइल बोला जाता है। इसको टॉप सॉइल बोला जाता है, उसके जस्ट नीचे वाले को सब सॉइल, जिस पे सैंड, सिल्ट और क्ले, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन टॉप सॉइल में सिर्फ आपको ह्यूमस और वेजिटेशन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके नीचे जो होता है वो वेदरिंग रॉक मटेरियल होता है, और उसके नीचे पेरेंट रॉक होता है। और ये पेरेंट रॉक जो है ना, वो डिटरमाइन करता है कि आपका टॉप सॉइल कैसा है। ठीक है, मान लीजिए पेरेंट रॉक जो है वो बसाल्टिक है। ठीक है, बसाल्टिक है, वोल्केनो, लावा से बना हुआ है, तो टॉप सॉइल जो है वो आपकी ब्लैक सॉइल बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अब देखिए फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। मेजर फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का क्या नेचर है और क्या क्लाइमेटिक फैक्टर है, उस पर डिपेंड करता है कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके का होगा। ठीक है, और क्या चीज़ें डिपेंड करती है, वहाँ की टोपोग्राफी, रोल ऑफ ए ऑर्गेनिक मटेरियल और टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखिए इस डायग्राम में इसने बहुत अच्छे से समझाया है। सॉइल में सबसे पहले पेरेंट रॉक से क्या डिटरमाइन होता है, उसका कलर डिटरमाइन होता है, उसका टेक्सचर डिटरमाइन होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन होती है, मिनरल्स, कंटेंट, परमिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिफाइन होती हैं। वहीं पे रिलीफ की बात करें, रिलीफ में एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड एंड स्लोप में है, तो उससे कैसे रिलीफ डेवलप होगा वो डिटरमाइन होता है। डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल का क्या एक्यूमुलेशन होगा वो भी रिलीफ में बताता है। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अफेक्ट द रेट ऑफ ए ह्यूमस फॉर्मेशन। जितना ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे डेंसली फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे ह्यूमस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम क्लाइमेट में टेम्परेचर, ठीक है, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेनफॉल वहाँ ज़्यादा होगी, रेट ऑफ वेदरिंग वहाँ पे ज़्यादा होगा और ह्यूमस फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। और ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, इक्वेटर वाले एरिया में। इक्वेटर वाले एरिया में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ठीक है, टाइम डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। इस सॉइल प्रोफाइल का, ये जो आपने मैप देखा था, इस सॉइल प्रोफाइल की कितनी क्या थिकनेस होगी, ये सारी चीज़ें बताता है। टाइम के थ्रू हमें चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, अब देखिए डिग्रेडेशन ऑफ ए सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब हमने सॉइल डिग्रेडेशन तो पढ़ लिया, अब उसको कंजर्व करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले तो है डिफॉरेस्टेशन, ओवरगेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ ए केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड, ये सारी रीजंस है जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है। अब उस सॉइल को कंजर्व करने के लिए जो मेथड यूज़ की गई है वो ये है। एक है मल्चिंग,
ठीक है। मल्चिंग क्या होता है? बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ ए ऑर्गेनिक मैटर लाइक ए स्ट्रॉ, इट हेल्प्स द सॉइल मॉइस्चर। मल्चिंग की जाती है जिसके थ्रू जो बेयर ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे प्लांट का कवर्ड होता है, ठीक है, प्लांट का कवर्ड होता है और ऑर्गेनिक मैटर जो क्या कहते हैं सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसको वो लोग रोक के रखते हैं। ये एक तरह से स्ट्रॉ की तरह काम करता है, ठीक है। दूसरा कंटूर बैरियर्स, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा। स्टोन, ग्रास और साइल आर यूज टू बिल्ड द बैरियर्स, ठीक है, इस तरीके से ये बैरियर्स बनाए जाते हैं। ट्रेंचेस फॉर्म की जाती हैं। देखिए ये स्लोपी एरियाज़ में इस तरीके से ऐसे क्या कहते हैं स्लोप, जैसे स्लोपी एरिया है तो ऐसे बनाएंगे, फिर स्लोप को रोकने के लिए ऊपर से कुछ ऐसा लगाएंगे, फिर स्लोप बनाएंगे। जैसे देखिए ये स्लोप है, ये स्लोप बनाया, फिर यहाँ पे इस तरीके से फार्मिंग की, यहाँ पे कुछ रोकने के लिए फिर इस तरीके से, फिर ऐसा बनाया, फिर ऐसा, इस तरीके से जो होती है फार्मिंग की जाती है, जिससे सॉइल का डिग्रेडेशन, मतलब यहाँ पे यदि मैं प्लांटेशन करती हूँ तो यहाँ का जो सॉइल है वो किसी भी कंडीशन पे वो मूव फॉरवर्ड करके माउंटेन के फुट पे नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। रॉक डैम्स बनाए जाते हैं। अब देखिए जब रिवर फ्लो करती है, मान लीजिए ये रिवर्स है, ठीक है, रिवर फ्लो करती है तो कई बार उनका फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि वो आसपास की चीज़ें भी लेकर चली जाती हैं। तो यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हाफ ऑफ डैम्स बनाए जाते हैं, जिससे कि उनका फ्लो जो है वो थोड़ा कम किया जाए, जिससे सॉइल इरोजन कम हो, ठीक है। रॉक ए पाइप अप द स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर दैट प्रिवेंट द गली एंड फर्दर लॉस, ठीक है। इसके बाद टेरेस फार्मिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, इस तरीके से किया जाता है। फ्लैट स्टेप और द टेरेस आर मेड ऑफ द स्टीप स्लोप सो दैट द फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो द क्रॉप, रिड्यूस द सरफेस ऑफ ए रन ऑफ द सॉइल इरोजन। फिर आता है इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि देखिए इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, दो रोज बनाते हैं, एक में दूसरे क्रॉप, एक में दूसरी क्रॉप, ठीक है। क्रॉप और ए ग्रोन इन ए अल्टरनेट रोज एंड स्टोन इन अ डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश। क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 2 रो बनाया मैंने, ठीक है, ये मान लीजिए ये 4 रो बनाया मैंने, इसमें मैंने राइस ग्रो किया है, इसमें वीट किया है, इसमें राइस किया है, इसमें वीट किया। अब देखिए राइस और वीट जो है वो सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में नहीं होंगे, सेम सीजन में नहीं होंगे। तो जब राइस होगा तब ये वाला रो खाली रहेगा और जब वीट होगा तब ये वाला रो खाली होगा। तो क्या होगा कि मैं अपने खेत का, अपने फील्ड का हर एक पार्ट यूज़ कर पाऊंगी और इंटरक्रॉपिंग होगी, जिससे जब राइस हो रहा होगा तो इसका इरोजन नहीं होगा और जब वीट हो रहा होगा तो इसका सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं यूज़ कर सकती हूँ। फिर आता है कंटूर फार्मिंग, कंटूर प्लगिंग पैरेलल टू द कंटूर ऑफ द हिल स्लोप टू फॉर्म द नेचुरल बैरियर्स फॉर द वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। ये कंटूर प्लगिंग जो होती है वो स्लोप में की जाती है, जो कि पैरेलली की जाती है, जिससे जो वाटर का फ्लो है उसको स्लो डाउन किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, जैसे ये फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड के साइड में मैं प्लांट्स लगा देती हूँ। तो यहाँ प्लांट्स जब लग जाएंगे तो होगा क्या कि सॉइल इरोजन जो है वो इतनी प्रॉपरली नहीं होगा। कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रो ऑफ ए ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट सॉइल कवर्स। उससे विंड का मूवमेंट भी देखा जा सकता है और यहाँ के फ्लो भी रोका जा सकता है। और शेल्टर बेल्ट्स में ना यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रूट प्लांटेशन भी किया जाता है, जैसे मैंगो ट्री लगा दिया गया, पपाया ट्री लगा दिया गया, तो आप वहाँ से जब कुछ भी ग्रो करते हैं तो वो भी आपके क्या कहते हैं कैश क्रॉप में ही इंक्लूड होती है और आपको बेनिफिट ही देती है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर के बारे में। अभी हमने जो पढ़ा, अभी तक में जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा व्हाट इज सॉइल। सबसे पहले तो लैंड यूज़ के बारे में पढ़ा, फिर क्या कहते हैं लैंड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही वो देखा, फिर लैंड की अपर लेयर सॉइल के बारे में पढ़ा, व्हाट इज सॉइल पढ़ा, फिर सॉइल
में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमने समझी, लैंडस्लाइड, सॉइल डिग्रेडेशन, एफॉरेस्टेशन जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है वो समझा, फिर उस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है वो सारी चीज़ें भी हमने देखी। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होपफुली आपको पसंद आया। थैंक यू।